36 नंबर का पहला सवाल, व्हाट इज टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, किसी भी कंपनी में किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने का टेन्योर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब आप कंपनी एक्ट के सेक्शन 139 में जाओगे तो वहां पे उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को ऑडिटर के तौर पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और किसी लॉ फर्म को अगर ऑडिटर के तौर पर आप अपने कंपनी में अपॉइंट करते हैं तो उसको 5 साल तक ही रखा जा सकता है, लेकिन उसको 2 बार रख सकते हैं, 2 टर्म के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक एक्सेप्शन है कि किसी भी सेकेंड टर्म में जब आप उसको रीअपॉइंट करेंगे तो 5 ईयर का कूलिंग पीरियड रखेंगे, मतलब गैप रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए मेरे कंपनी में मैंने आरती के कंपनी को, आरती का एक है लॉ फर्म, ठीक है, वो ऑडिटिंग का काम करते हैं, तो हमने उनको हायर किया। तो अगर हमने उनको हायर किया तो 5 साल तक तो वही रहेंगी। अगर मुझे फिर उनका सर्विस अच्छा लगा तो मैं 5 साल और कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैं इमीडिएट नहीं कर सकता, फिर मैं बीच में किसी और लॉ फर्म को हायर करूंगा। ठीक है, मतलब 5 साल का गैप होना ही चाहिए। तो अगर आप सेकेंड टर्म भी उसी को अपॉइंट करना चाहते हैं तो बीच में आप कूलिंग पीरियड रख सकते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि कंटिन्यूअसली आप 2 टर्म नहीं रख सकते। किसी इंडिविजुअल ऑडिटर को रखते हैं तब तो उनको 5 साल के लिए ही रखा जा सकता है, और अगर किसी लॉ फर्म को अगर ऑडिटर के तौर पे रखते हैं आप तो उनको 5 साल करके 2 बार आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के टेन्योर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ कैन अ कंपनी ऑल्टर्स इट्स नेम क्लॉज। कोई कंपनी अपने नाम को कब कब ऑल्टर कर सकती है या कैसे ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जब अपना नाम नेम क्लॉज या नाम बदलने के लिए प्लान करती है तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में। ठीक है, जब जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है फिर उनको जो है आरओसी में वो भेजा जाता है। आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी में, और केंद्र सरकार से भी अप्रूवल लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें नाम ऑल्टर करने के लिए या नाम बदलने के लिए सेक्शन 13 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने जब शुरू में बताया था, जब हम लोग 2 मार्क्स की कर रहे थे तो वहां पे बताया था मैंने कि ये जो अकाउंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या, जिसमें कोई क्या बोलते हैं मतलब फॉरेन सिक्योरिटी जो होता है, एसेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसका जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जाता है। और जब कोई गुड्स और सर्विस हम किसी दूसरे कंपनी में दूसरे देश से लेते हैं या देते हैं तो उसको बोला जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे मुझे कोई मशीनरी चाहिए और फ्रांस से चाहिए, तो मैं यहाँ से पैसे पेमेंट करूंगा और वो वहां से मुझे वो सामान भेज देगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो या अगर मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं यूएसए में, ठीक है, और वो पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे उनकी पढ़ाई का फीस तो भेजना पड़ेगा ना, तो जो हम उनके फीस पे करते हैं ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। ठीक है, तो हम जो फॉरेन में अपने रिलेटिव्स को पेमेंट भेजते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो मेडिकल केयर के लिए हो, चाहे कोई सामान मंगाने के लिए हमने उसको पेमेंट किया हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का गुड्स और सर्विस अगर हम लेते हैं और उनके बिहाफ में पेमेंट करते हैं तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, जब कोई भी कंपनी बनाई जाती है, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपने उस कंपनी को रजिस्टर नहीं कराया, ठीक है, तो वो कंपनी वैलिड नहीं होगा। तो आप कंपनी को रजिस्टर कराते हो, तो जैसे ही कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो ये माना जाता है कि आपकी कंपनी अब लीगली बन गया, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो गया।
तो जैसे ही लीगली इनकॉर्पोरेट होगा तो उसके लिए सरकार आपको क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है कि भाई आज से आपकी कंपनी बन गई। तो इसी को बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप कोई कंपनी बनाते हो, ठीक है, और उसको रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देता है, उस पे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब आप रजिस्टर कराते हो तो कौन से ईयर में कराया, कौन सा महीना था, ठीक है, कितना बार रजिस्टर नंबर था आपका, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है। तो वो जो गवर्नमेंट आपको देता है इनकॉर्पोरेशन के समय, वही कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि बदल देना एक तरीके से। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने शुरू में बताया था, किसी भी कंपनी में जब कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उस पे उसको दो तरीके का चार्ज मिलता है। एक मिलता है फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, और एक मिलता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या है कि उसने किसी फिक्स प्रॉपर्टी पे लगाया है वो पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया, तो कंपनी का कुछ ऐसा एसेट्स था जिसके बिहाफ में मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा फिक्स चार्ज हो गया। अब मुझे उस प्रॉपर्टी पे वो चार्ज मिलता रहेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे मेरा चार्ज हमेशा रहेगा। अब कंपनी बंद भी हो जाएगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एसेट्स बेच के मैं पैसा ले लूंगा, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो गया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस पर्टिकुलर एसेट्स पे मेरा फिक्स्ड चार्ज हो गया, ठीक है। दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपनी में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसी चीजों पर जब कोई चार्ज बनता है किसी इन्वेस्टर का, तो उसको बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। तो कंपनी में जब तक वो स्टॉक्स है तभी तक आपका वो फ्लोटिंग चार्ज है, ठीक है। कंपनी का वो स्टॉक खत्म हो गया तो फिर आपका किधर गया। तो जब ये जो फ्लोटिंग चार्ज है, जब जिस स्टॉक पे, ठीक है, जिस मटेरियल पे आपका ये फ्लोट कर रहा होगा वो चार्ज, अगर वो मटेरियल नहीं है, तो वो जो फ्लोटिंग चार्ज है आपका, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर एसेट्स पर, ठीक है। तो आपको वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज के तौर पे मिलने लगता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। जब कोई फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। फिक्स चार्ज हम किसी वस्तु के अगेंस्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कोई कंपनी का कोई पर्टिकुलर एसेट्स था, हमने उसके अगेंस्ट में उसको कंपनी को लोन दिए या पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो ये उस एसेट्स पर मुझे फिक्स चार्ज मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है कि कंपनी में कुछ ऐसे एसेट्स हैं या कंपनी के कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स वगैरह है, जो कंपनी में आता जाता है, कंपनी के पास स्थिर नहीं है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो स्थिर नहीं है, कंपनी में आएगा जाएगा, और उसके हिसाब से आपने उसके ऊपर चार्ज लगाया था, अगर वो स्टॉक या जिस चीज पे आपने लगाया था वो नहीं है, तो आपको तो पैसे चाहिए ना, तो वो इनडायरेक्टली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। फिक्स चार्ज किसी वस्तु के अगेंस्ट मिलता है, फ्लोटिंग चार्ज कंपनी के डेली यूज स्टॉक पर होता है, ठीक है। जब कंपनी नुकसान में जाती है या बंद होने के कगार पे आती है, ठीक है, तो वो जो स्टॉक्स होते हैं वो तो नहीं रहते उसमें, तभी तो कंपनी, जब कंपनी बंद होने को आती है तो कुछ उसके पास रहता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो कन्वर्जन है क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है। जब कोई भारतीय व्यक्ति या भारतीय कंपनी या इंडियन एंटिटी, जो भी समझ लो, ठीक है, विदेश में इन्वेस्ट करती है, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, चाहे वो विदेश के कंपनी का शेयर खरीदा हो, या विदेश के कंपनी का डिवेंचर खरीदा हो, या विदेश के कंपनी का बॉन्ड खरीदा हो, वो सारी विदेशी माल क्या कहलाएगा, फॉरेन सिक्योरिटी कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, जब कोई इंडियन पर्सन या इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो वही इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटी कहलाता है। उस इन्वेस्टमेंट में वो कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी का शेयर खरीदा हो फॉरेन में, या डिबेंचर खरीदा हो, या बॉन्ड खरीद कर रखा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कवर होता है
आपके फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। 42nd नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर? DIN नंबर होता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा दिया जाता है। ये 8 नंबर का डिजिट होता है, ठीक है। 8 नंबर का डिजिट होता है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है, तो आपको पता होगा कि हर कंपनी में एक डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। कभी कभी 2-4 डायरेक्टर भी होते हैं, 5 भी डायरेक्टर होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, 1 पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर तो होता ही है। तो किसी डायरेक्टर को जब किसी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास एक डेटा होना चाहिए ना, कि किस कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, कौन है डायरेक्टर, ठीक है। तो उस डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टर्स के डेटा गवर्नमेंट के पास हो, इस काम के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, हर डायरेक्टर को एक DIN नंबर देता है, ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें 8 डिजिट होता है। इससे क्या होता है, तो गवर्नमेंट के पास ये पता चलता है गवर्नमेंट को कि किस कंपनी में कौन से डायरेक्टर अपॉइंटेड है, और कौन से कंपनी में कौन से डायरेक्टर, मतलब किस डायरेक्टर को किस किस कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया है। एक डायरेक्टर 2-3 कंपनी के भी मालिक हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ऐसा, तो डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए जब गवर्नमेंट कोई DIN नंबर देती है, तो यही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको क्यों दिया जाता है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ठीक है, और ये पता चले कि कहाँ कौन सा डायरेक्टर किस कंपनी में कार्यरत है। किस कंपनी में जो डायरेक्टर है वो बहुत सारे कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो ये सारी चीजों का एक लेखा जोखा होना चाहिए ना। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसके द्वारा ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है, ताकि बाद में कभी ऐसा कुछ हो तो जवाबदेही तय कर पाए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? ठीक है, फॉरेन के पैसा को जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो रिपाट्रिएशन कहलाता है वो, ठीक है, कन्वर्ट करना। तो जब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, पहले मान के चलिए मैं अमेरिका गया, ठीक है, वहां मुझे सैलरी मिला, तो सैलरी अमेरिका में मुझे कैसा मिलेगा, डॉलर में मिलेगा, ठीक है। मैं इंडिया आया, तो इंडिया में किसी दुकानदार को डॉलर दूंगा तो वो लेगा क्या, नहीं लेगा। तो मुझे उस डॉलर को किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज में, ठीक है। तो यही फॉरेन के पैसे को जब हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो यही कहलाता है रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके लिए गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अपना एक ऑथोराइज एजेंसी बनाती है, जहां पे आप जाके अपने उस डॉलर को, ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हैं, और फिर आप यूज कर सकते हैं उस पैसे का। ये जब आप रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि कोई भी डॉलर जो आपके पास आया है फॉरेन करेंसी, उसको अगर आपने आने के 180 दिन के भीतर, ठीक है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में जाके उसको कन्वर्ट नहीं कराए, तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो विद इन 6 मंथ आपको जो है उस पैसे का, उस डॉलर का इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा उस ऑथोराइज एजेंसी के पास जाकर। आप लोग मलाड में जाओगे ना, तो मलाड में एक स्कूल है, ठीक है, एक चर्च है, चर्च के जस्ट बाजू में एक एजेंसी है, फॉरेक्स एक्सचेंज करके कुछ है, तो वहां पे भी मतलब फॉरेन मनी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यही होता है, जब आप फॉरेन के पैसे को भारत के पैसे में कन्वर्ट करते हैं, तो रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। 44 नंबर में मैंने पहले भी बताया था, क्यूमुलेटिव शेयर नाम है, कौन सा है, एक सेकंड है, हाँ 15 नंबर वाला ही सवाल है जो मैंने शुरू में बताया था, क्यूमुलेटिव शेयर वाला, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, जब कोई कंपनी, ये किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था,
कौन था वो? किसी को याद हो तो ये सवाल बहुत अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और मैंने भी बताया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट से बताया था, उन्होंने लॉस से बताया था, ठीक है। चलो, नहीं है शायद वो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है ना, तो वो अपना प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर के साथ साझा करती है, ठीक है, बांटती है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट नहीं करती, ठीक है, तो उस साल नहीं बांटती है। और फिर कभी प्रॉफिट करती है, ठीक है, तो उसको बांटना चाहिए ना, कि पिछले बार आपने नहीं बांटा था तो इस बार बांट दो, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। क्योंकि कंपनी लॉ में मैं मास्टर नहीं हूँ, तो ठीक है, जो मैं समझा हूँ वो मैं समझा रहा हूँ। तो वो प्रॉफिट जो आपने पिछले बार हुआ था वो नहीं बांटे थे, ठीक है, और इस साल अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आप पिछले वाला प्रॉफिट इस साल बांट दो, ठीक है, ऐसा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं। एक कंपनी था, ठीक है, जिसको 2011 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन वो उस साल नहीं बांटा, ठीक है। अब कंपनी को 2012 में मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस बार फिर भी नहीं बांटेगा, क्योंकि इस बार तो बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलता है कि आपने जो 2011 में नहीं बांटा था ना, लेकिन आपको प्रॉफिट तो हुआ था, तो आप मुझे 2012 में शेयर कर दो ना, ठीक है, क्योंकि आपने 2011 में बांटा नहीं, 2012 में कुछ हुआ नहीं बेनिफिट, तो आप पिछले वाला ही इधर शेयर कर दो, ठीक है। तो ये होता है क्यूमुलेटिव शेयर। 45 नंबर का सवाल बोल रहा है, विच कंपनी कैन इशू अ शेयर वारंट। कौन सी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर वारंट इशू कर सकती है, ठीक है। शेयर वारंट के बारे में भी मैंने पिछले वीक बताया था लेक्चर में। शेयर वारंट का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी मतलब फंड रेज कर रही है, ठीक है, क्या मतलब कैपिटल रेज कर रही है, और उसने बहुत सारे शेयर बेच भी दिए, लेकिन फिर भी उसको उसको जितने पैसे चाहिए थे उसको नहीं मिले, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो फिर एक वो डॉक्यूमेंट बनाता है, और उसमें वो एक फ्यूचर तारीख लिख देता है, ठीक है, कि भाई इस फ्यूचर तारीख में भी अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेकर रख लेते हो, तो फ्यूचर तारीख में भी आपको आज के ही रेट से शेयर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, आज मैं शेयर बेच रहा हूं 1,000 रुपए, ठीक है। अगर आप मेरा ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, तो 5 साल बाद भी उसमें जो भी डेट मेंशन रहेगा, उस डेट तक आपको वो शेयर 1,000 में ही मिलेगा, ठीक है। भले वो कंपनी 5 करोड़ से 50 करोड़ की हो गई हो, ठीक है, भले उस कंपनी का शेयर बढ़ गया हो, रेट महंगा हो गया हो, लेकिन आपको उसी रेट में मिलेगा जो प्रीवियस रेट हमने आपको उस डॉक्यूमेंट में लिख के दिए हैं। तो यही डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू करती है उसको बोला जाता है शेयर वारंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि शेयर वारंट कौन सी कंपनी इशू कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सिर्फ जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वही शेयर वारंट इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को अपना शेयर वारंट इशू करने का परमिशन नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी ही शेयर वारंट इशू कर सकती है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, डिफाइंड सिक्योरिटी अंडर फेमा एक्ट। सिक्योरिटी क्या होता सिक्योरिटी क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है फेमा एक्ट के अंदर। तो शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये सारा जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सिक्योरिटी कहलाता है अंडर फेमा एक्ट, ठीक है। तो आपने शेयर के मतलब माध्यम से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, स्टॉक के माध्यम से इन्वेस्ट किया हो, बॉन्ड के हिसाब से किया हो, डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो सिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, व्हाट इज एक्सपोर्ट अंडर फेमा एक्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब भारत से, ठीक है, किसी भी तरह का गुड्स और सर्विस
दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब है हम बाहर के देश से कुछ अपने देश में लाते हैं तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फेमा एक्ट में पूछा जाता है कई बार 2 मार्क्स के लिए। तो अभी पूछा है 47 क्वेश्चन में, व्हाट इज एक्सपोर्ट अंडर फेमा एक्ट? भारत से किसी भी तरह का गुड्स और सर्विस जब किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो वही एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी? ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करती है। ठीक है, और उसके जो भी मतलब पैसे आते हैं उससे जो भी कैपिटल रेज होता है कंपनी को, वो फिर किसी स्टॉक में या बॉन्ड में या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ऐसे ही कंपनी, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड निकाली है या कोई क्लोज इंड फंड निकाली है, तो ऐसे ही कंपनी वो म्यूचुअल फंड वगैरह का वो सीन निकालती है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में समझे तो ऐसा कोई कंपनी जिसके पास 50% जो एसेट्स है वो इन्वेस्टमेंट से आया हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपनी जिसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, वो 50% इन्वेस्टमेंट से आया है, वैसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, इसका मेन काम ही यही रहता है कि दूसरे से पैसे कलेक्ट करो, ठीक है, दूसरे से इन्वेस्ट कराओ और खुद वो फिर वो कंपनी दूसरे के साथ वो इन्वेस्ट कर देती है, किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, किसी डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा। तो ये है, तो ये हो गया आपका 48। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, हु इज एन आउटसाइडर फॉर द कंपनी? कंपनी के लिए आउटसाइडर कौन होता है? तो आउटसाइडर से समझने से पहले आपको कंपनी के इनसाइडर के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के इनसाइडर कौन होते हैं, मतलब कंपनी के अंदर कौन कौन होता है? तो कंपनी के अंदर होता है डायरेक्टर, कंपनी के अंदर होता है मेंबर, कंपनी के अंदर होता है एम्प्लॉई, कंपनी के अंदर होता है उनके ऑफिसर। ये सारी चीजें जो है वो कंपनी के अंदर होती है। तो वो हो गए कंपनी के इंटरनल मेंबर। ठीक है, अब आउटसाइडर कौन होंगे? तो ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, या एंटिटी जो कंपनी से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने कंपनी में पैसे लगा दिए, अब मैं यहाँ पे क्या हो गया? आउटसाइडर हो गया, क्योंकि मैं कंपनी में कोई मतलब इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभा रहा हूं। अंदर जाके न मैं डायरेक्टर बना हूं, न उस कंपनी का ऑफिसर हूं, कुछ नहीं हूं। ठीक है, तो कोई बंदा जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो या कोई और भी थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जिसको सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो आउटसाइडर कहलाता है। ठीक है, लास्ट सवाल है 50वां, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द पर्सन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विच इंक्लूड अनट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? ठीक है, आपको पता होगा प्रोस्पेक्टस जो होता है किसी कंपनी का पूरा मतलब डिटेल बताता है कि कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, कंपनी का मैनेजमेंट काम कैसे करेगा, कंपनी के पास अभी तक में कितने प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कंपनी का आगे का टारगेट क्या है, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में होती है। ठीक है, तो कोई आम आदमी जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो प्रोस्पेक्टस पढ़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो सेक्शन 34 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब झूठे वादे किए हैं या झूठा जानकारी दिया है, ठीक है, तो उसे कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक का जेल हो सकता है। ठीक है, और फाइन 3 गुना लगाया जाएगा जितने का फ्रॉड हुआ होगा। ठीक है, ये पहला है। इसके अलावा उसके अनट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट से जिसको भी नुकसान हुआ होगा उसको कंपनसेशन भी मिलेगा। ये है आपका
सेक्शन 34 में प्रोस्पेक्टस को गलत बताने के लिए पनिशमेंट।